जब सरे शाम भीड़ भाड़ से घबराते हैं, जब सरे शाम भीड़ भाड़ से घबराते हैं, हम अकेले में कहीं दूर निकल जाते हैं। रोज़ दुख लिखता है सीने पे इबारत एक नई, रोज़ हम एक सबक सीख के घर आते हैं। या तो ये जुर्म है या है कोई दीवानापन, बेसुरी हो चुकी फ़िज़ा में हम भी गाते हैं। रमेश तैलंग की लिखी हुई इस कविता के साथ मैं अनूठी और दीवानगी से भरी ज़िद लिए अन्नू कपूर अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हर रोज़ की तरह आज फिर होंगी नई दिलफरेब दास्तानें और सदाबहार गीत, पर सबसे पहले नज़र आज की स्टोरीज पर। पाथेर पांचाली की कास्टिंग के वक्त फिल्मकार सत्यजीत रे ने कहाँ और कैसे खोजा 80 साल की वृद्धा इंदिर ठाकुरन उर्फ चुनीबाला देवी को। ये किस्सा आप सुनेंगे आज की पहली स्टोरी में। क्या वजह थी कि राज कपूर संगम फिल्म के एक टीजिंग सॉन्ग की रिकॉर्डिंग लता मंगेशकर द्वारा जल्द से जल्द करा लेना चाहते थे, बताऊंगा आज की दूसरी स्टोरी में। तीसरे और चौथे नंबर पर होंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। उसके बाद दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज हम याद करेंगे अभिनेता चंद्रशेखर को। उसके बाद रीमेड इन इंडिया सेगमेंट में बात करेंगे 1989 में रिलीज़ हुई एक विदेशी फिल्म की, जिसका इंडियन रीमेक दर्शकों को 2001 में देखने को मिला। और प्रोग्राम के आखिर में वक्त होगा 92.7 बिग एफएम के सुनने वाले एक श्रोता के सवाल का जवाब देने का। तो मेहरबान दोस्तों, आप तैयार हों, आपकी इजाज़त हो तो शुरू करूं आज का शो। किस्सा थोड़ा पुराना है। सत्यजीत रे अपनी फिल्म पाथेर पंचाली की कास्टिंग का काम लगभग पूरा कर चुके थे, बस एक रोल बाकी था, इंदिर ठाकुरन का। लेकिन सत्यजीत रे की मुश्किल ये थी कि सारी कोशिशों के बावजूद इस रोल को निभाने के लिए उन्हें झुर्रियोंदार चेहरा और झुकी हुई कमर वाली 70-75 साल की ऐसी वृद्धा नहीं मिल रही थी जिसमें थोड़ी अभिनय क्षमता हो, जो आउटडोर शूटिंग के समय थोड़ा शारीरिक कष्ट झेल सके, जिसकी स्मरण शक्ति पर भरोसा किया जा सके और जो कैमरे के सामने अपने संवाद ठीक से बोल सके। इसके लिए वो किसी युवा अभिनेत्री को मेकअप द्वारा वृद्धा बनाने के लिए भी तैयार नहीं थे। आखिर एक दिन इस फिल्म में मंजली दीदी का रोल निभा रही रेवा देवी की सलाह पर वो कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई जो इंदिर दादी यानी इंदिर ठाकुरन के रोल में बिल्कुल फिट हो रही थी। और वो शख्सियत थी चुनीबाला देवी की। चुनीबाला देवी अपनी जवानी में कुछ नाटकों में तथा 1-2 फिल्मों में काम कर चुकी थी, और जब 80 साल की उम्र में सत्यजीत रे से उन्हें पुनः अभिनय की दुनिया में आने का आमंत्रण मिला तो वो चौंकी ज़रूर, पर थोड़ी सी नानुकुर के बाद उन्होंने हाँ भर ली। पाथेर पांचाली में काम करके चुनीबाला देवी को जो शोहरत मिली वो उनके उन सुनहरे दिनों में भी नहीं मिली थी जब उन्होंने पहली बार 1930 में विग्रह और 1939 में आखिरी बार रिक्त फिल्म में काम किया था। इंदिर दादी की भूमिका में उन्होंने अपनी मृत्यु और शवयात्रा के जो रियलिस्टिक प्रभावशाली शॉट्स दिए वो सभी को हैरानी में डाल देने वाले थे। पाथेर पांचाली में बेहतरीन अभिनय के लिए चुनीबाला देवी को मनिला फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। अफसोस की बात सिर्फ ये रही कि इस फिल्म के रिलीज़ होने के पहले ही 1955 में वो इन्फ्लुएंजा से ग्रस्त होकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। हालांकि सत्यजीत रे प्रोजेक्टर के जरिए उन्हें ये फिल्म उनके घर पर पहले दिखा चुके थे। सभी को पता है कि राज कपूर के साथ शंकर जयकिशन की संगीतकार जोड़ी का रिश्ता बहुत लंबे अरसे तक कायम रहा। ये दूसरी स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसी जोड़ी द्वारा कंपोज किए गए संगम फिल्म के एक टीजिंग सॉन्ग के बारे में है। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। इस गाने को राज कपूर ने शंकर जयकिशन से कंपोज तो करा लिया, पर अब समस्या थी लता मंगेशकर से उसे रिकॉर्ड करने की। मुश्किल ये थी कि जब से लता ने 1954 की बूट पॉलिश फिल्म का गाना मैं बाजारों की नटखट रानी पे ऑब्जेक्शन उठाया, जिसे बाद में बदलकर लता मंगेशकर की जिद पर कर दिया गया मैं बहारों की नटखट रानी, गाने से मना कर दिया था उन्होंने।
उनसे गाने रिकॉर्ड करवाते समय राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर सभी को लिरिक्स और उनके वर्डिंग्स पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि यदि लिरिक्स के वर्ड्स लता मंगेशकर के एथिकल नॉर्म्स और टेस्ट के मुताबिक नहीं होते थे तो वो गाने से साफ मना कर देती थी। इसलिए जब राज कपूर ने जय किशन को लता से इस गाने को जल्द से जल्द रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा तो जय किशन ने लता को फ़ोन किया कि संगम फिल्म के एक गाने की पिक्चराइजेशन आर के स्टूडियो में बहुत जल्दी हो रही है, इसलिए रिहर्सल की ज़्यादा चिंता किए बिना वो रिकॉर्डिंग के लिए तुरंत आ जाएं। लता मंगेशकर ने सुना, वो जल्दी तैयार होकर पहुंच गई रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और इससे पहले कि उनका ध्यान गाने के बोल पर पूरी तरह से जाता, तवज्जो देती, राज कपूर और जय किशन ने गाना उनसे रिकॉर्ड करवा लिया। अपने एक इंटरव्यू में लता ने इस गाने का जिक्र छेड़ने पर कहा कि ये सच है कि उन्हें ये सॉन्ग पसंद नहीं था और वो इसे गाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब राज कपूर ने बताया कि ये एक जोक सॉन्ग है जिसे एक जवान पत्नी लाइट मूड में अपने हस्बैंड पर मजाक करते हुए गा रही है और वे इस गाने को वैजंती माला पर इस तरह से पिक्चराइज करेंगे ये कहीं से भी वल्गर, अश्लील नहीं लगेगा, तब जाकर लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग के लिए किसी तरह तैयार हो गई। लेकिन बाद में लता मंगेशकर ने यह खुलासा भी किया, केवल इसी गाने के कारण उन्होंने संगम फिल्म कभी नहीं देखी। तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर निवेदन कर रहा हूँ, आप अपना परिचय दें। नमस्कार सर, मेरा नाम अजय दीप वाधवा है। अच्छा अजय जी, अजय दीप वाधवा, कहाँ से बोल रहे हैं वाधवा साहब? मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सर, सबसे पहली बात तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मिस्टर अन्नू कपूर से बात कर रहा हूँ। सर, मैं आपका तब से फैन हूँ जब आप अंताक्षरी प्रोग्राम दिया करते थे। जी जी, वो आपका बहुत हिट प्रोग्राम था। और आपकी एक मूवी आई थी सर, अभी मैं मूवी का नाम भूला, जिसमें आप वो स्पर्म वाले जो कलेक्ट करते थे सर, जी, विक्की डोनर सर, वंडरफुल मूवी सर। आपका रोल बिल्कुल, मतलब आपसे सीखा लायक पब्लिक में एनर्जी। धन्यवाद मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा सौभाग्य कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कोई मनपसंद गीत हो जो मैं सुनवा सकूं आपको? आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? परिवार में कौन कौन है अजय दीप जी? सर, मेरी वाइफ है, मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अभी बैंगलोर में MBA कर रही है, छोटी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom कर रही है। वाह वाह, घर में मम्मी है। वाह वाह, हमारी शुभकामनाएं। सर, मैं चाहूंगा कि गाना है जन्म जन्म का साथ में हमारा तुम्हारा जी, ये मेरा बहुत फेवरेट गाना था। बिल्कुल ये सुनवा रहा हूँ। बिल्कुल अजय दीप जी वाधवा जो हैं हमारे रांची के श्रोता, उनकी फरमाइश पर ये गीत मैं सुनवाने जा रहा हूँ। किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप? भाभी जी को डेडिकेट करना चाहते हैं? मैं अपनी वाइफ को करना चाहता हूँ। उनका शुभ नाम क्या है? सुनीता वाधवा। सो पेश खिदमत है रांची निवासी श्री अजय दीप वाधवा की फरमाइश पर उनकी धर्मपत्नी सुनीता वाधवा के लिए भीगी पलकें फिल्म का ये गीत, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। इस गीत को कंपोज किया है जुगल किशोर तिलकराज और गीत लिखा है जनाब MG हशमत साहब ने। पेश खिदमत है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस सेगमेंट तुमने पुकारा हम चले आए। वेलकम बैक टू दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे अभिनेता चंद्रशेखर को। अभिनेता चंद्रशेखर का जन्म हैदराबाद में 7 जुलाई 1923 को हुआ। तेलुगु भाषी होने के बावजूद उनकी पढ़ाई लिखाई उर्दू फारसी में हुई। 1941 में बम्बई आकर कुछ समय तक उन्होंने एक्स्ट्रा आर्टिस्ट के रूप में काम किया। बाद में शमशाद बेगम की सिफारिश पर उन्हें पुणे स्थित शालीमार स्टूडियो में 60 रुपये महीने की नौकरी मिल गई, जहां फिल्म रंगीला राजस्थान में उन्हें बतौर साइड हीरो और असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1946 में रिलीज हुई पृथ्वीराज संयुक्ता फिल्म में भी उन्होंने भूमिका निभाई। लेकिन जब मुल्क का पार्टीशन हुआ तो शालीमार स्टूडियो बंद हो गया और चंद्रशेखर को पुणे से वापस बंबई आकर नए सिरे से काम ढूंढना पड़ा। मुंबई में राजकमल स्टूडियो के निर्देशक केशवराव दाते की सिफारिश पर वी शांताराम ने उन्हें राजकमल स्टूडियो में रख लिया, जहां अपना देश और दहेज नाम की फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ उन्हें एडिटिंग सीखने का भी अवसर मिला। लेकिन निजी कारणों से उन्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद भारत भूषण के कहने पर आर चंद्रा की फिल्म बेबस, जिसकी शूटिंग लखनऊ में चल रही थी, में उन्हें सहायक असिस्टेंट का काम मिल गया। बेबस फिल्म चंद्रशेखर के लिए लकी साबित हुई और राजकमल स्टूडियो से उनका फिर बुलावा आ गया, जहां सुरंग फिल्म में वी शांताराम ने उन्हें एज ए हीरो साइन कर लिया। लेकिन किसी बात पर शांताराम ने चंद्रशेखर को इतनी बुरी तरह डांटा कि चंद्रशेखर ने इसे अपना अपमान समझकर सुरंग फिल्म बीच में ही छोड़ दी।
बाद में भारत भूषण से जब उन्हें पता चला कि उनके चेहरे पर सीन के मुताबिक गुस्से के भाव नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्हें उस मूड में लाने के लिए शांताराम ने क्रोध में डांटा था। तब चंद्रशेखर ने फिल्म छोड़ने का अपना फैसला वापस ले लिया। सुरंग के बाद चंद्रशेखर ने कवि, मस्ताना, बारादरी, जिंदगी के मेले, बागी सिपाही, टैक्सी स्टैंड, काली टोपी लाल रुमाल, बरसात की रात, तेल मालिश बूट पालिश, भला आदमी, सच्चे का बोलबाला, हम दीवाने, कटी पतंग, साजन बिना सुहागन, नमक हलाल, कुली, शराबी, आज की आवाम इत्यादि अनेक फिल्मों में काम किया। भवदीप पिक्चर्स के बैनर में उन्होंने 2 कामयाब फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। इनमें पहली फिल्म थी चा चा चा, जो 1954 में रिलीज हुई थी, और दूसरी थी स्ट्रीट सिंगर, जो 1966 में दर्शकों के सामने आई। फिल्मों के अलावा चंद्रशेखर ने रामायण, रंजिश और कमांडर जैसी पॉपुलर टीवी सीरियल्स में काम किया, और फिल्म जगत की अनेक कामगार संस्थाओं से भी वो सक्रिय रूप से जुड़े रहे। फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट लेकर वो हाल फिलहाल मुंबई में ही रहते हैं। उनकी आयु इस समय लगभग 92 वर्ष की है। ईश्वर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे, ऐसी मेरी कामना है। 1989 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई जिसके निर्देशक थे पीटर वियर। पटकथा थी टॉम शूलमैन की। फिल्म के मुख्य कलाकार थे रॉबिन विलियम्स, नॉर्मन लॉयड, रॉबर्ट सियां, लियोनार्ड एथन हॉक, जॉश चार्ल्स, गेल हैंसन, डायलन कुसमैन, कर्टवुड स्मिथ, जॉन कनिंघम और क्रिस्टीन डे ऑल्कल। फिल्म का नाम था डेड पोइट्स सोसाइटी। फिल्म की कहानी ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एजुकेशन में विश्वास रखने वाली वेल्टन एकेडमी के हेडमास्टर मिस्टर नोलान और न्यूली अपॉइंटेड इंग्लिश टीचर जॉन कीटिंग के बीच घूमती है, जो उसी एकेडमी का फॉर्मर स्टूडेंट रहा था। इन दोनों के बीच एक आइडियोलॉजिकल वॉर है जिसके शिकार एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। कीटिंग खुले विचारों का टीचर है जो स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक की दुनिया से निकालकर एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता है जहां विचारों का खुलापन, जीवन को अपने तरीके से जीने तथा अपना लक्ष्य चुनने की कंप्लीट फ्रीडम हो। कीटिंग की इस कोशिश को उसके स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं, जिनमें नील पेरी, नॉक्स ओवरस्ट्रीट, टॉड एंडरसन, चार्ली डाल्टन, रिचर्ड कैमरन प्रमुख हैं। कीटिंग ने स्वयं अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक सीक्रेट क्लब डेड पोइट्स सोसाइटी बनाकर उन सभी तरीकों का विरोध किया होता है जो मनुष्य को दकियानूसी उसूलों का गुलाम बनाते हैं। एक दिन जॉन कीटिंग की बंद पड़ी डेड पोइट्स सोसाइटी के बारे में नील पेरी को पता चलता है और वो इसे रिवाइव करके अपने फेलो स्टूडेंट्स को उसमें शामिल कर लेता है, जिसमें बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं। घटना चक्र घूमता है। स्टूडेंट्स, फैकल्टी और पेरेंट्स के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैशेस बढ़ते हैं और पिता के विरोधी विचारों से फ्रस्ट्रेटेड होकर नील पेरी आत्महत्या कर लेता है। नील की आत्महत्या की जिम्मेदारी अंततः इंग्लिश टीचर कीटिंग पर थोपकर नोलन उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन कीटिंग्स के स्टूडेंट्स ओ कैप्टन का नारा लगाते हुए उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। हॉलीवुड की इसी फिल्म से इंस्पायर होकर आदित्य चोपड़ा ने इसका इंडियन रीमेक बनाया। जाहिर है कि हिंदी फिल्म है तो हिंदी मसाले डाल दिए गए। इसमें मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, जॉन कीटिंग का रोल किया शाहरुख खान ने, और अन्य कलाकारों में थे उदय चोपड़ा, जुगल हंसराज, जिमी शेरगिल, किम शर्मा, प्रीति झिंगानी इत्यादि। फिल्म का नाम मोहब्बतें। और आश्चर्य नहीं कि मोहब्बतें का नाम लेते ही आपको फिल्म खूबसूरत का वो बोल्ड सा गाना भी याद आ जाए जिसे आर.डी. बर्मन ने कंपोज किया था, जो इस फिल्म की थीम है, और आशा जी ने बड़े अलग अंदाज में गाया था, सारे नियम तोड़ दो। ग्वालियर के रश्मि और मुकुल जानना चाहते हैं वो कौन सा भारतीय है जिसे ऑस्कर अवार्ड्स द्वारा सबसे पहले सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। तो रश्मि जी और मुकुल जी, हमारी रिसर्च बताती है कि ऑस्कर अवार्ड्स से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय एक महिला हैं, और वो हैं देश की जानी मानी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया, जिन्हें ये एकेडमी अवार्ड जॉन मॉलो के साथ रिचर्ड एटनबरो द्वारा डायरेक्टेड फिल्म गांधी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए 1983 में प्रदान किया गया था।
भानु अथैया को जब लगा कि इस एकेडमी अवार्ड को उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार सुरक्षित नहीं रख सकेगा, तो उन्होंने इसे द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस को ही वापस सौंप देने का निर्णय ले लिया। तो वो हैं पहली भारतीय, पहली इंडियन जिनको ऑस्कर प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। अब समय आ गया है आज के प्रोग्राम को विराम देने का। फिर आपसे भेंट होगी इसी वक्त, इसी प्रोग्राम में, कुछ सदाबहार गीत और दिल फरेब दास्तानों के साथ। तब तक के लिए अन्नू कपूर को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।